आज के इस वीडियो का विषय है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन और साइटोकाइन स्टॉर्म। कुछ इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरसेस जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू, SARS-CoV-2, इनके इन्फेक्शन के कारण निर्माण होने वाले साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण राणे। दोस्तों, अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वायरल, बैक्टीरियल या किसी भी पैथोजन से इन्फेक्शंस के कारण या बीमारियों के कारण जान जाने का खतरा सबसे अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति वायरस से या बैक्टीरिया से अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाता। इसलिए ऐसा कहा जाता है व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर होने से व्यक्ति अच्छी तरह से बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से या किसी भी पैथोजन से अच्छी तरह से फाइट कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जान जाने का खतरा नहीं होता। और दोस्तों, यह बात सच भी है। पर आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बात कहने जा रहा हूं। हालांकि है तो इम्यूनिटी पावर के ही बारे में, पर कुछ अलग एंगल से। दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनकी जान खुद वायरस नहीं लेता, बल्कि उस व्यक्ति की अपनी खुद की स्ट्रांग और बेकाबू इम्यूनिटी पावर ही उस व्यक्ति की जान ले लेती है। दोस्तों, आप लोगों को यह बात सुनने में अजीब लगती होगी, पर यह बात भी सच है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपके घरों में बिजली के अप्लायंसेस होते हैं और वह चलते हैं 220 वोल्ट पर कभी कभी 220 की जगह पर 440 या इससे भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है। तब यही बिजली के अप्लायंसेस जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सेम बात यहाँ भी है। कभी कभी इम्यूनिटी पावर का डोज भी ज़्यादा हो जाने से व्यक्ति की जान को खतरा बन जाता है। और दोस्तों, इस बात के पीछे कारण है साइटोकाइन स्टॉर्म का, क्योंकि कुछ वायरल इन्फेक्शंस में साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है। व्यक्ति की अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर बेकाबू हो जाती है, एक संयम से फाइट नहीं करती। इम्यूनिटी पावर दुधारी तलवार है, कमज़ोर है तब भी जान को खतरा, बेहद स्ट्रांग है तब भी जान को खतरा। चलो तो जान लेते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है और किस तरह से व्यक्ति की जान खतरे में डाल देता है, और इसे चेक करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट को किया जाता है। यहां हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरसेस की, जैसे कि H1N1 स्वाइन फ्लू या SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 की। दोस्तों, यह SARS-CoV-2 वायरस व्यक्ति के लंग्स को बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है। दोस्तों, यह वायरस वही है जिसकी वजह से फिलहाल आप लोग घरों में बंद हैं। जब भी किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन से शरीर या व्यक्ति की अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर फाइट करना शुरू कर देती है, तब वह एक संयम से फाइट ना करते हुए बेकाबू होकर एक आंधी तूफान की तरह फाइट करना शुरू कर देती है, गुस्सा होके फाइट करना शुरू कर देती है। दोस्तों, व्यक्ति की अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन से फाइट करना शुरू तो कर देती है, पर यहाँ ये एक सरी की फाइट ही करते रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। और इस क्रिया को अंजाम देते हैं व्यक्ति के अपने वाइट सेल्स यानी कि WBC। यहाँ इस क्रिया में WBC अपनी संख्या को और शक्ति को बेहद ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लेते हैं। एक आंधी तूफान की तरह गुस्सा होके वायरस या पैथोजन के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देते हैं, और इस क्रिया में यह वाइट सेल्स अपने खुद को भी डैमेज कर लेते हैं और शरीर के नॉर्मल सेल्स को भी या टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देते हैं। और दोस्तों,
इसी क्रिया को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। और यही साइटोकाइन स्टॉर्म व्यक्ति की जान को खतरा बन जाता है। दोस्तों, प्रकृति का नियम ही है, गुस्सा या आंधी तूफान हमेशा तबाही लाता है, हमेशा नुकसान ही करता है। चलो तो जान लेते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं साइटोकाइन क्या होते हैं और इन्हें कौन बनाता है। जब भी शरीर पर किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन का इन्फेक्शन होता है या हमला होता है, तब व्यक्ति के अपने वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इनमें से मोनोसाइट्स नाम के सेल्स मैक्रोफेजेस को तैयार करना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस यह सबसे बड़े वाइट सेल्स होते हैं। आगे चल के यही मैक्रोफेजेस साइटोकाइन्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं या निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इन मैक्रोफेजेस के अलावा कुछ और सेल्स है जो साइटोकाइन्स को बनाते हैं और उनके नाम है लिम्फोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। यह भी साइटोकाइन्स को तैयार करते हैं। साइटोकाइन्स यह एक विशिष्ट प्रकार के स्मॉल प्रोटीन होते हैं और इन्हें अलग अलग प्रकार के इम्यून सेल्स बनाते हैं और इनका काम होता है इन्फेक्शन वाली जगह पर सूजन की प्रक्रिया को बढ़ाना और संदेश को कैरी करना। साइटोकाइन के कुछ नाम: इंटरलुकिन मतलब IL-1, IL-2R, IL-6, TNF अल्फा, इंटरफेरॉन इत्यादि। शरीर में जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन वाली जगह पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने के साथ और ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करने के साथ यह साइटोकाइन बाकी और इम्यून सेल्स को भी बुलवा लेते हैं उस वायरस या पैथोजन को ख़त्म करने के लिए। और यह जो क्रिया है यह एक नॉर्मल क्रिया मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आपने जाना साइटोकाइन क्या होते हैं और उनका नॉर्मल कार्य क्या होता है। पर दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें वायरस या पैथोजन और इम्यून सेल्स के बीच का युद्ध बहुत ही अधिक तेज मात्रा में होता है और इसके कारण व्यक्ति के जो वाइट ब्लड सेल्स है उनमें से जो मैक्रोफेजेस है और बाकी के जो दूसरे इम्यून सेल्स है वह हाइपर इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करने वाले साइटोकाइन्स को बहुत ही अधिक मात्रा में तैयार करना शुरू कर देते हैं और उनके नाम है IL-1, IL-2R, IL-6, इंटरफेरॉन और TNF अल्फा। यह जो हाइपर इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करने वाले साइटोकाइन्स है, इनके कारण लंग्स के म्यूकोसल सरफेस पर हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पर अधिक मात्रा में सूजन आ जाती है। इसके साथ साथ लंग्स के जो अल्वेओलाई होते हैं वहाँ पर भी हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पर भी अधिक मात्रा में सूजन आ जाती है और फिर इस क्रिया से पूरे लंग्स पर सूजन आने से व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति के जो इम्यून सेल्स है वह एक साधारण गति से फाइट ना करते हुए बहुत ही अधिक तेज मात्रा में एक आंधी तूफान की तरह गुस्सा होके वायरस से फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर इस क्रिया में यह एक तरीके फाइट ही करते रहते हैं। शुरू तो हो जाते हैं पर रुकने का नाम नहीं लेते और फिर इस क्रिया में इन्फेक्टेड सेल्स के साथ साथ नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और फिर इससे WBCs की संख्या कम हो जाती है और साथ साथ प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ नेचुरल किलर सेल्स मतलब B एंड T लिम्फोसाइट, इनकी संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाती है। मतलब CD4 काउंट और CD8 काउंट बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाता है और न्यूट्रोफिल काउंट
बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर डेड इन्फेक्टेड सेल्स, नॉर्मल डेड सेल्स और वायरल टॉक्सिन यह अधिक मात्रा में जमा होने लग जाते हैं। लंग्स पर हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स की जो ब्लड कैपिलरीज होती है वह लीक करने लग जाती है, उनमें से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है और लंग्स के अंदर जमा होने लग जाता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा होने लग जाता है। इसे आप प्लूरसी भी कह सकते हैं। और फिर इससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है और फिर इससे और भी कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। अधिक मात्रा में सूजन, डेड इन्फेक्टेड सेल्स, म्यूकस और फ्लूइड, इनकी वजह से लंग्स के अल्वियोलाई पर जो एयर पॉकेट्स होते हैं वह एयर पॉकेट्स ब्लॉक हो जाते हैं और इनके ब्लॉक हो जाने से और हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से व्यक्ति ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता और फिर व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की इसके कारण कमी हो जाती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन ठीक तरह से न पहुंच पाने से शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऊपर से लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है और शरीर के अंदर जो बाकी ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती है, वह सब साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 6 और टीएनएफ अल्फा इनकी वजह से लीक होना शुरू हो जाती है। इनमें से प्लाज्मा लीक होना शुरू हो जाता है और फिर इससे खून गाढ़ा बन जाता है, नसों के अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खून का प्रवाह शरीर के अंदर ठीक तरह से नहीं हो पाता। इससे सीरम फेरिटिन लेवल अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इस नाम से इस प्रक्रिया को जानते हैं। इसके कारण खून अधिक मात्रा में एसिडिक बन जाता है, शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनीज और ब्रेन, इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण न मिल पाने से यह ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसे आप मल्टी ऑर्गन फेल्योर के नाम से भी जानते हैं और फिर इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इस पूरे प्रक्रिया को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर के नाम से भी जाना जाता है और यही कारण होता है साइटोकाइन स्टॉर्म के अंदर पेशेंट की मौत होने का। और दोस्तों, यही कारण होता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू या SARS-CoV-2 या कोविड-19 के पेशेंट की मौत होने का। दोस्तों, अब आगे जानते हैं एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में जब किसी पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है तब उस पेशेंट को कौन कौन से लक्षण निर्माण होते हैं और क्या क्या साइन होते हैं और कैसे पहचाना जा सकता है। IL-6, IFN-9 और TNF अल्फा, यह जो साइटोकाइंस है, यह साइटोकाइंस लोकलाइज एंड सिस्टेमिक हाइपर इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर और शरीर के बाकी अन्य हिस्सों में अधिक मात्रा में सूजन पैदा करते हैं और फिर इस क्रिया से शरीर का तापमान अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, टेम्परेचर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसे आप बहुत तेज बुखार का आना कह सकते हैं। इसके साथ साथ ठंड का लगना, थकान आना, उल्टी जैसा होना या उल्टी होना, डायरिया होना, यह ऐसे लक्षण इस पेशेंट को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं ऐसे पेशेंट को डॉक्टर जब क्लिनिकली मॉनिटर करता है तब कौन कौन सी बातें सामने आती है। ऐसे पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम दिखता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर दिखता है और इसके साथ साथ
इसका जो पल्स प्रेशर होता है, जो सामान्य तौर पर 40 का होता है, वह वाइड दिखता है, मतलब 40 से अधिक दिखता है। और इसके साथ साथ इसका हार्ट रेट बहुत ही फास्ट होता है। और ब्लड ऑक्सीजन चेक करने पर इसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अधिक मात्रा में कम दिखता है। अब इसके बाद जानते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी स्थिति में कौन कौन सी ब्लड टेस्ट करना सबसे ज़रूरी होता है और वह टेस्ट क्या दर्शाती है। सबसे पहली टेस्ट होती है कंप्लीट ब्लड काउंट की, मतलब CBC। इसमें WBC की संख्या और प्लेटलेट की संख्या सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में कम दिखती है। इसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या भी सामान्य से अधिक मात्रा में कम दिखती है। और न्यूट्रोफिल्स, इनकी संख्या सामान्य से अधिक प्रमाण में बढ़ी हुई दिखती है। अब दूसरी प्रमुख टेस्ट होती है ऐसी समस्या में सीरम फेरेटिन की। सीरम फेरेटिन की टेस्ट इस समस्या में अक्सर बढ़ी हुई नज़र आती है। और यह सीरम फेरेटिन की टेस्ट दर्शाती है ब्लड वेसल्स के अंदर होने वाले क्लॉट्स को, नसों के अंदर जमने वाले खून की गुठलियों को। तीसरी टेस्ट होती है C रिएक्टिव प्रोटीन की। ऐसी समस्या में C रिएक्टिव प्रोटीन, यह टेस्ट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई दिखती है। और यह टेस्ट दर्शाती है शरीर के अंदर होने वाले हाइपर इन्फ्लेमेशन को, मतलब कि अधिक मात्रा में आने वाली सूजन को। अब चौथी टेस्ट होती है LDH, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यह टेस्ट भी ऐसी समस्याओं में अधिक मात्रा में बढ़ी हुई दिखती है और यह दर्शाती है शरीर के अंदर सेल्स कितने प्रमाण में डैमेज हो रहे हैं या टिश्यूज कितने प्रमाण में डैमेज हो रहे हैं, इस बात को। इन टेस्ट के साथ साथ साइटोकाइन की टेस्ट को भी किया जाता है, जैसे कि इंटरलूकिन 6, TNF अल्फा और इंटरफेरॉन। अब ये जो मैंने टेस्ट बताई, इन टेस्ट के अलावा जो सामान्य टेस्ट होती है, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इन सबको भी ऐसी समस्या में टेस्ट किया जाता है। अब आगे जानते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर जब साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है तब कौन कौन सी रेडियोलॉजी टेस्ट करना सबसे ज़रूरी होता है। इन टेस्ट के नाम है चेस्ट एक्सरे, CT चेस्ट और चेस्ट MRI। खास करके जब कोविड-19 के पेशेंट में जब साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है, ऐसे में अगर चेस्ट CT किया जाए तो उसमें लंग्स कितना % डैमेज हुए हैं यह दिख जाता है। निमोनिया की स्थिति कैसी है, निमोनिया हुआ है या नहीं हुआ है तो कितना % है, इसमें दिखता है खास करके ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, कंसोलिडेशन और प्लूरल इफ्यूजन।